एक रात अंग्रेज को नींद नहीं आ रही थी। उसने लड़के को बुलाया और दोनों डेरे को घेरते टीलों की तरफ चहलकदमी करने लगे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चहलकदमी करते हुए लड़के ने अंग्रेज को अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई। जब अंग्रेज ने क्रिस्टल की दुकान पर काम करने के दौरान लड़के द्वारा हासिल की गई कामयाबी का किस्सा सुना तो वो चकित रह गया। यही वो सिद्धांत है जिससे संसार की सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। उसने कहा, कीमियागिरी में इसे कायनात की रूह कहा जाता है। जब आप पूरे मन से कोई चीज चाहते हैं तभी आप कायनात की रूह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो सदा एक सकारात्मक शक्ति होती है। उसने ये भी कहा कि ये तोहफा सिर्फ इंसान को ही मिला हुआ नहीं है। धरती पर जितनी भी चीजें हैं उनमें रूह है, फिर वो खनिज हो, वनस्पति हो या जानवर हो या महज कोई साधारण सा विचार ही क्यों ना हो। धरती की हर चीज लगातार शक्ल बदल रही है क्योंकि धरती जीवित है और उसकी रूह है। हम उस रूह का हिस्सा हैं, इसलिए हम अक्सर पहचान नहीं पाते कि वो हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन उस क्रिस्टल की दुकान में तुमने शायद इस बात को समझा होगा कि वे कांच के गिलास तक तुम्हारी कामयाबी में मदद कर रहे थे। लड़के ने चंद्रमा और उजली रेत की ओर निहारते हुए उसकी बात पर कुछ पल गौर किया। मैंने रेगिस्तान को पार करते हुए कारवां को देखा है, उसने कहा। कारवां और रेगिस्तान एक ही जबान में बात करते हैं और यही वजह है कि रेगिस्तान कारवां को गुजरने की इजाजत देता है। अब ये कारवां के एक एक कदम पर निगाह रखते हुए ये देखेगा कि वो समय के साथ चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा होगा तो हम नखलिस्तान तक पहुंच जाएंगे। अगर हम में से हर एक अपने निजी बूते पर इस कारवां में शामिल हुआ होता और उस जबान को न समझता होता तो ये कहीं ज्यादा मुश्किल होता। वे वहां खड़े खड़े चंद्रमा को निहारने लगे। यही भविष्य सूचक संकेतों का जादू है, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि गाइड किस तरह से रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की रूह रेगिस्तान की रूह से बात करती है। अंग्रेज ने कहा, अब से मैं कारवां की ओर ज्यादा ध्यान दूंगा और मैं आपकी पुस्तकें पढ़ा करूंगा, लड़के ने कहा। वे अजीबोगरीब पुस्तकें थीं। वे पारे के बारे में, नमक के बारे में, ड्रैगनों के बारे में और राजाओं के बारे में बात करती थीं और वो इनमें से किसी को भी नहीं समझता था। लेकिन एक विचार था जो सारी पुस्तकों में खुद को दोहराता लगता था। वो विचार था, सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज की अभिव्यक्ति हैं। एक पुस्तक पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि कीमियागिरी से संबंधित साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण मजमून में सिर्फ कुछ ही वाक्य थे और वे एक पन्ना की सतह पर उकेरे हुए थे। ये जवाहर की टिकिया है, अंग्रेज ने कहा। उसके कहने में इस गर्व का भाव था कि वो भी लड़के को कुछ सिखा सकता है। अच्छा, तो फिर हमें इन सारी पुस्तकों की क्या जरूरत है, लड़के ने पूछा। ताकि हम उन थोड़े से वाक्यों को समझ सकें, अंग्रेज ने जवाब दिया। हालांकि उसके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे खुद ही अपनी कही बात पर विश्वास न हो। लड़के को वो पुस्तक सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी जिसमें प्रसिद्ध कीमियागरों के किस्से बयान किए गए थे। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं का शुद्धिकरण करते हुए अपनी जिंदगियां खपा दी थीं। उनका विश्वास था कि अगर किसी धातु को कई वर्षों तक तपाया जाए तो वो अपनी सारी निजी फितरतों से आजाद हो जाएगी और जो बचेगा वो कायनात की रूह होगी।
कायनात की ये रूह ही उन्हें पृथ्वी की किसी भी चीज को समझने की गुंजाइश देती थी, क्योंकि ये वो भाषा थी जिसमें सारी वस्तुएं आपस में बतियाती थीं। उन्होंने इस खोज को प्रधान कीर्ति की संज्ञा दी थी। वो आंशिक रूप से तरल थी और आंशिक रूप से ठोस थी। क्या आपको नहीं लगता कि उस भाषा को समझने के लिए इंसानों और शगुनों पर बारीकी से ध्यान देना भर काफी है? लड़के ने पूछा। तुम्हारे दिमाग पर हर चीज को सरलीकृत करने का फितूर सवार है, अंग्रेज ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। कीमियागिरी एक गंभीर विद्या है। इसमें हर कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है जिस तरह इस विद्या के उस्तादों ने रखा है। लड़के को पता चला कि प्रधान कृति के तरल हिस्से को अमृत के नाम से जाना जाता है और इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके सेवन से एल्केमिस्ट बूढ़े भी नहीं होते थे और उसके ठोस हिस्से को पारस पत्थर की संज्ञा दी जाती है। पारस पत्थर को हासिल करना आसान नहीं है, अंग्रेज ने कहा। एल्केमिस्ट अपनी प्रयोगशालाओं में उस आग को गौर से देखते हुए सालों बिता देते थे, जो धातु का शुद्धिकरण करती थी। वे आग के करीब रहकर इतना ज्यादा वक्त गुजारते थे कि अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को तज देते थे। उन्होंने ये जान लिया था कि धातुओं के शुद्धिकरण की वजह से स्वयं उनका शुद्धिकरण हो जाता था। लड़के ने क्रिस्टल के दुकानदार के बारे में सोचा। उसने लड़के से कहा था कि यह अच्छा है कि तुम क्रिस्टल के बर्तनों की सफाई के काम में लगे रहते हो। निराशा पैदा करने वाले ख्याल नहीं आएंगे। लड़के को लगातार ये यकीन होता जा रहा था कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कीमियागिरी सीख सकता है। अंग्रेज ने कहा, पारस पत्थर की एक और भी जबरदस्त खूबी है। इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु की बड़ी मात्रा को सोने में बदल सकता है। यह सुनने के बाद कीमियागिरी में लड़के की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़े से धीरज से काम लेते हुए वो हर चीज को सोने में बदल लेगा। उसने ऐसे बहुत से लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा था जो ऐसा करने में कामयाब रहे थे। हेल्वेशियस, एलियास, फल्केनेली और गेबर, वे बहुत ही आकर्षक किस्से थे। उनमें से हर व्यक्ति ने अपनी नियति को अंत तक जिया था। उन्होंने यात्राएं की थीं, ज्ञानी पुरुषों से वार्तालाप किया था, अविश्वास करने वाले लोगों के सामने चमत्कारों का प्रदर्शन किया था और पारस पत्थर तथा अमृत का स्वामित्व प्राप्त किया था। लेकिन जब लड़के ने उस प्रधान कृति को हासिल करने का तरीका सीखना चाहा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे सिर्फ रेखांकन, कूटबद्ध निर्देश और अबूझ इबारतें ही दिखाई दी। ये लोग चीजों को इतना पेचीदा क्यों बना देते हैं? एक रात उसने अंग्रेज से पूछा। लड़के ने देखा था कि अंग्रेज चिड़चिड़ा हो गया था और उसे अपनी पुस्तकों की कमी खटकती थी, ताकि जिन पर समझने की जिम्मेदारी है वे उनको समझ सकें। उसने कहा, जरा कल्पना करो कि हर आदमी रांगे को सोने में बदलने लगे तो क्या होगा? सोना अपनी कीमत खो देगा। उस प्रधान कृति को केवल वही लोग हासिल करते हैं जो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रण पर अडिग बने रहते हैं और गहराई में जाकर अध्ययन करने को तत्पर होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इस रेगिस्तान के बीच। मैं उस सच्चे एल्केमिस्ट की तलाश में हूँ जो इन गूढ़ इबारतों को पढ़ने समझने में मेरी मदद कर सके। ये पुस्तकें कब लिखी गई थीं? लड़के ने पूछा। सदियों पहले।
लेकिन उस जमाने में छपाई की मशीनें तो थी नहीं। लड़के ने तर्क किया, हर कोई कीमियागिरी सीख लेता, इसका तो कोई उपाय ही नहीं था। फिर उन्होंने इस कदर रेखा चित्रों से भरी अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? अंग्रेज ने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं कुछ दिनों से कारवां के काम करने के ढंग पर ध्यान देता रहा हूं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। मैंने तो एक ही बात देखी है कि जंग की चर्चा ही अब बार बार होती है। फिर एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी पुस्तकें लौटा दी। क्या तुमने कुछ सीखा? अंग्रेज ने पूछा। वो जानने को उत्सुक था कि लड़के ने क्या सीखा होगा। उसे किसी से बात करना जरूरी लग रहा था ताकि वो अपने दिमाग को जंग की आशंका के ख्याल से दूर रख सकता। मैंने ये सीखा कि इस सृष्टि की एक आत्मा है और जो भी कोई इस आत्मा को समझ लेता है वो चीजों की भाषा को भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत से एल्केमिस्टों ने अपनी नियति को पा लिया था और उन्होंने अंततः विश्व की आत्मा, पारस पत्थर और अमृत की खोज कर ली थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वो ये है कि ये सारी चीजें इतनी सरल हैं कि उनको एक रत्न की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। वर्षों का शोध, जादुई प्रतीक, अजीबोगरीब शब्द और प्रयोगशाला के उपकरण, इनमें से किसी चीज से लड़का प्रभावित नहीं हुआ था। इसकी आत्मा इतनी पिछड़ी हुई है कि वो इस तरह की बातों को समझ ही नहीं सकती, उसने सोचा। उसने अपनी पुस्तकें वापस लीं और उनको अपने थैले में रख लिया। जाओ कारवां को देखो, उसने कहा। उसने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। लड़का एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत पर अपने विचारों में डूब गया। सीखने का हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है, उसने मन ही मन कहा। उसका ढंग मेरा नहीं है, ना ही मेरा ढंग उसका है, लेकिन हम दोनों ही अपनी अपनी नियति की खोज में हैं और इसके लिए मैं उसका आदर करता हूं। कारवां रात और दिन का सफर करने लगा। वे नकाबपोश बड्डू अक्सर नमूदार होने लगे और उस ऊंट हाँकने वाले ने, जो कि लड़के का अच्छा दोस्त बन गया था, लड़के को बताया कि कबीलों के बीच लड़ाई ठन चुकी है। अगर कारवां नखलिस्तान तक पहुंच गया तो ये उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ही होगी। जानवर थक गए थे और लोगों की आपस की बातचीत कम से कम होती चली गई। खामोशी रात के समय अपनी बदतर स्थिति में होती थी और किसी ऊंट की महज एक कराह, जो पहले ऊंट की एक कराह के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करती थी, अब हर किसी को डरा देती थी, क्योंकि वो किसी हमले के लिए संकेत हो सकती थी। हालांकि वो ऊंट हाँकने वाला जंग के खतरे को लेकर बहुत चिंतित नहीं लगता था। मैं जिंदा हूं, उसने एक रात लड़के से कहा। वे खजूर खा रहे थे। जिस वक्त न अलाव जल रहा था और न आसमान में चांद था। जब मैं खा रहा होता हूं तो मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूं। अगर मैं कूच पर होता हूं तो अपना सारा ध्यान कूच पर लगाता हूं। अगर मुझे लड़ना पड़ जाए तो फिर मुझे मरने के लिए वो दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही होगा, क्योंकि मैं ना तो अपने अतीत में रहता हूं और ना अपने भविष्य में रहता हूं। मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान लगा सको तो तुम सुखी इंसान होगे। तुम देखोगे कि रेगिस्तान में भी जीवन है, आसमान में तारे हैं और कबीलों के लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। जीवन तुम्हारे लिए एक दावत हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जश्न।
क्योंकि जीवन वो पल है जिसे हम ठीक इस वक्त जी रहे हैं। 2 रातों बाद जब लड़का बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था तो लड़के ने उस तारे को खोजा जिसका वे लोग हर रात पीछा किया करते थे। उसे लगा जैसे क्षितिज रोज के मुकाबले कुछ नीचे आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो तारा रेगिस्तान में ही दिखाई दे रहा हो। ये नखलिस्तान है, उस ऊंट हाँकने वाले ने कहा। अच्छा, तो हम तुरंत ही वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि हमें सोना जरूरी है। सूरज के उगने के साथ ही लड़का जाग गया। उसके सामने जहां पिछली रात छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे, अब खजूर के वृक्षों की एक अंतहीन कतार थी जो रेगिस्तान के आर पार फैली थी। हमने कर दिखाया, अंग्रेज ने कहा, जो खुद भी जल्दी जाग गया था। लेकिन लड़का चुप था। उसे रेगिस्तान की खामोशी आत्मीय लग रही थी और उन वृक्षों को देखकर उसे संतोष का अनुभव हो रहा था। पिरामिडों तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी लंबा सफर तय करना था और एक दिन ऐसा आने वाला था जब आज की ये सुबह महज एक स्मृति बनकर रह जाने वाली थी। लेकिन ये वर्तमान का क्षण था। वो दावत जिसका जिक्र उस ऊंट हाँकने वाले ने किया था और इस क्षण को वो उसी तरह जीना चाहता था जिस तरह उसने अपने अतीत की सीखों और भविष्य के सपनों को जिया था। हालांकि खजूर के दरख्तों का वो नज़ारा एक दिन महज एक याद बनकर रह जाने वाला था, लेकिन इस वक्त उसका मतलब था छाया, पानी और जंग से बचने की पनाह। कल ऊंट की कराह खतरे का संकेत थी और आज खजूर के वृक्षों की कतार एक चमत्कार की सूचना दे रही थी। सृष्टि कई भाषाएं बोलती है, लड़के ने सोचा। वक्त बहुत तेजी से भागता है और उसी तरह कारवां भी भागता है। एल्केमिस्ट ने सैकड़ों लोगों और जानवरों को नखलिस्तान के करीब आते देखकर सोचा। लोग नए आगंतुकों के आने से चिल्ला रहे थे। उड़ती हुई धूल ने रेगिस्तान के सूरज की रोशनी को धुंधला दिया था और नखलिस्तान के बच्चे इन अजनबी आगंतुकों को देखकर उत्तेजना से भरे हुए थे। एल्केमिस्ट ने कबीले के मुखियाओं को कारवां के सरदार का स्वागत करते और उसके साथ लंबी बातचीत करते देखा, लेकिन एल्केमिस्ट को इसमें से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ऐसे बहुत से लोगों को आते जाते देखा था और रेगिस्तान जहां का तहां बना हुआ था। उसने सुल्तानों और फकीरों को रेगिस्तान की रेत में चलते हुए देखा था। रेत के टीले हवा की वजह से लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे। तब भी ये वही रेत थी जिसे वो अपने बचपन से जानता आया था। उसे उस खुशी को देखकर हमेशा आनंद आता था जो उन मुसाफिरों को उस वक्त महसूस होती थी जब वे पीली रेत में और नीले आसमान के तले हफ्तों का सफर करने के बाद पहली बार खजूर के वृक्षों की हरियाली को देखते थे। खुदा ने रेगिस्तान शायद बनाया ही इसलिए था ताकि इंसान खजूर के वृक्षों की सराहना कर सके। उसने सांसारिक मसलों पर ध्यान देने का फैसला किया। उसे मालूम था कि उस कारवां में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसको उसे अपने कुछ रहस्य सिखाने थे। ये बात उसको भविष्य सूचक संकेतों की मार्फत मालूम हुई थी। वो उस आदमी को अभी तक जानता तो नहीं था, लेकिन उसे मालूम था जैसे ही वो आदमी प्रकट होगा उसकी अनुभवी आंखें उसको पहचान लेंगी। वो उम्मीद कर रहा था कि ये आदमी उसी तरह काबिल होगा जिस तरह उसके पिछले चेले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों को ज़बानी बताना
क्यों जरूरी होता है। उसने सोचा, मसला ये नहीं था कि ये बातें रहस्यमय थी। खुदा ने तो अपने रहस्यों को अपने सारे प्राणियों के सामने आसानी से जाहिर कर रखा है। उसके पास इस बात की सिर्फ एक ही व्याख्या थी। इन बातों को दूसरों तक इस तरह पहुंचाया जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वे विशुद्ध जीवन से रची गई हैं और इस तरह के जीवन को तस्वीरों या शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि लोग तस्वीरों और शब्दों से मोहित हो जाते हैं और अंततः सृष्टि की भाषा को भूल जाते हैं।